हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है हमारे क्वेश्चंस अप्लाइड, और इसमें बताऊंगा पोटेंशियल स्टेप पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं वो भी थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूं। साथ साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो मेरा एक टॉपिक बना ही रहता है कि आगे क्या संभावना है क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस इस पर आने वाले हैं, उन्हें भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखो, एक क्वेश्चन तो इस पर जो मैं देख रहा हूँ लगातार पूछा जाता है, वहां से शुरू करूंगा कि जैसे हमारा रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 था। पोटेंशियल स्टेप में क्या था क्वेश्चंस में कि रीजन नंबर 1 था और रीजन नंबर 2 था। देखो ध्यान से क्वेश्चन में, यहाँ पे V0 था और इस रीजन में V जो है कितना काम कर रहा था बच्चों, V0। x बराबर 0 पे ये बाउंड्री थी। तो एक तो देखो क्वेश्चंस वही है कि हमसे क्या पूछता है, इसमें पूछता है E और V0 हमें दे देता है और हमसे पूछता है रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस कैलकुलेट कीजिए। तो रिफ्लेक्टेंस, और जैसे हमसे क्या कहा कि एक पार्टिकल ऐसा है कि उसका V0 और E रिलेशन क्या है, V0 की वैल्यू उसने दे दी। जैसे हमें कंडीशंस में जो हमने ड्राइव किया था वो किया था कि E की वैल्यू सदा V0 से क्या हो, ज्यादा हो। आपने लिया कि V0 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है E0/2, ये दे दिया क्वेश्चन में। इस तरीका के क्वेश्चन पूछे गए। क्या दे दिया, E0 जो हमारे पास एनर्जी है, बल्कि E ही लिख दो E0 की जाए, V0 और E में रिलेशन दे दिया। E बराबर कितना दे रखा है, 2V0। क्या ये कंडीशन ओबे हो रही है, E ग्रेटर देन V0? हो गई ना? उसी पे अप्लाई करना इस एक्सप्रेशनों को, पहले सबसे पहले इसे और करना है। आपसे कहता है R और T कैलकुलेट करो। तो रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे? R का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, क्या है, P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। और T हमारा क्या है, 4P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 स्क्वायर। देखो एक बात मैं बताऊं, एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं तुम्हें। कई बार क्वेश्चन बिगर सॉल्व करे भी कैसे निकलता है। सपोज किया इसी क्वेश्चंस में वो कहता है कि R और T निकालिए, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस। क्वेश्चन में कहा कि R और T निकालिए। अगर R और T की वैल्यू केवल एक ही आंसर में R प्लस T1 बन रही है तो आप पेपर सॉल्व मत करना, क्वेश्चन उसी को मार्क कर देना, अगर एक में ही बन रहा है। लेकिन अगर आंसर 2 में बन गया तो आप नहीं कुछ कर सकते, फिर आपको कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा। एक समय मैंने ऐसा देखा है कंपटीशंस की दुनिया का, और कई बार होता है क्वेश्चन में कि बच्चा क्या कर रहा होता है, R और T की कैलकुलेशन करने लग जाता है और पता चला उसी में एक अल्टरनेट ऐसा था जिसमें एक में R प्लस T1 था। फिर क्यों कर रहे हो कैलकुलेशन, क्या जरूरत है, वही आंसर है। लेकिन जब हमारी समस्या बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, जब आंसर में 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर से सबसे R प्लस T1 बन रहा हो, तब क्या करोगे, तब तो निकालना ही पड़ेगा। तो R की वैल्यू यहां पे क्या लेकर चलोगे? फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, R और T पूछे तो दोनों निकालने कभी मत जाना, एक निकालना, सब उसको दूसरे को 1 में से सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, उससे समय तो बचेगा ही कम से कम एक। वो भी अगर आपकी मजबूरी पड़ जाए R निकालने की तभी निकालना, अगर मजबूरी ना हो, R प्लस T1 ही बन रहा है एक में, तो फिर मत कर निकालना ही मत फिर। तो आप क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूले पे गए, P1 की वैल्यू यहां पे क्या है बच्चों, P1 है यहां पे √2me, यही तो थी। और P2 कितना है, √2me माइनस V0। इन दोनों को वैल्यू को यहां ले आओ तो क्या बन गया, √2m तो सबसे कैंसिल आउट ही हो जाएगा, √e माइनस V0 अपॉन √e प्लस, नहीं कर पा रहे? अब क्या करना रह गया आपको, V0 की जगह पे E/2 रख दो। क्या चाहोगे पूरी कैलकुलेशन करना, निकाल लो अपना, क्या कर देना अब इसमें, ये आ जाएगा, इसमें V0 की जगह पे E/2 रख देना। जैसे आप इसमें रखोगे वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। कैलकुलेशन पोर्शन में नहीं कर रहा हूं, स्किप कर जाऊं, कर लोगे अपने आप से, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें समस्या आपको आने वाली है।
अगर इसी क्वेश्चन में फिर वो टी पूछे तो मत निकालो, टी बराबर 1 माइनस आर करके आर को, लेकिन एक बात याद रखना, जब वैल्यू निकालो तो बहुत केयरफुली करना, क्योंकि केवल आप एक ही वैल्यू निकाल रहे हो, उसमें भी आपने गलती कर दी, क्योंकि इतना समय पेपर में मिलता नहीं कि आर भी निकालो टी भी निकालो, उसमें कैलकुलेशन दोनों की करो, तो क्यों करते हो, एक की कर लो, लेकिन कर लो केयरफुली। फिर क्या करना है, टी की वैल्यू को सिंपल आर निकाल कर 1 माइनस आर कर देना। और देखो मैं आपको अगली बात बता दूं, क्या आप ये मत सोचना कि हाँ क्वेश्चन वी नोट बराबर ई बाई 2 केवल इससे ही क्वेश्चन खत्म हो गया, वी नोट बराबर ई बाई 3 कर देगा, ई बाई 4 कर देगा, ई बाई 5 कर देगा, कर देना, क्या समस्या है। पेन रोको, मुझे पेन पेन चलाते हुए ज्यादा देर अच्छे नहीं लग रहे हो, क्यों, क्योंकि मुझे कंसेप्ट सिखाने हैं, कैलकुलेशन का पोर्शन तुम सीखोगे, है ना, मैं कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, कभी क्या सोचने लगे कि आई एम हेयर क्या कराने के लिए, कैलकुलेशन सिखाने को नहीं, मैं तो क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बनता है और बताऊंगा कैसे उसे हैंडल करें। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 टाइप थी। कितने क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं, मैं कहूंगा बहुत सारे, बहुत सारे। कैसे, ऐसे क्वेश्चन देखो, ये इस पैटर्न पर तो क्वेश्चन आ चुके हैं, आजकल आते हैं ऐसे ऐसी पैटर्न पर। फ्यूचर स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप सुनो, यहीं पे कहता है रिफ्लेक्टेंस इतना मिला, रिफ्लेक्टेंस कितना ऑब्जर्व होकर आ रहा है, इतना आ रहा है। फिर उसमें कहता है कि आप बताएं ई और वी नोट में क्या रिलेशन होगा, उल्टा पूछ लेगा क्वेश्चन। आपको दो पैटर्न पर सदा सोच के चलना है, ये आ चुका है, इसका जस्ट रिवर्स आएगा तो कैसे करेंगे, बन गया क्वेश्चन। कोई जरूरी नहीं है ई और वी नोट का रिलेशन दे, कई बार तो ऐसा कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, कहता है उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जिस पोटेंशियल स्टेप पर वो जा रहा है वहां पे एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिस पर वो बोझ हुआ है पोटेंशियल स्टेप पर। अब पूछता बताइए रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिटेंस क्या है, अब वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना दिया उसने, यही क्वेश्चन है सेम, वी नोट बराबर ई बाई 2 का मैंने क्या बना लिया, मैथमेटिकल क्वेश्चन बना दिया, डाटाबेस, लेकिन सॉल्यूशन पैटर्न सेम रहेगा, आप करना भी मत। उससे क्या होगा, अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया तो कैलकुलेशन तुमने अपने आप मुश्किल कर ली अपनी, यहां पे कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, क्या लेके वी नोट की वैल्यू को सिंपली बाई 2 कर देना। अब भी नहीं समझे, कहता है एक इलेक्ट्रॉन है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है, 33.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैरियर पर चलता है। अब क्या आंसर में जो वैल्यू है वी नोट की वैल्यू ई बाई 3 कर दी मैंने, अब के वी नोट बराबर ई बाई 3 के लिए सॉल्व कर लेना। तुम कह रहे हो क्वेश्चन नहीं बन रहे क्या, बनाते रहो, बनते रहेंगे। इजी क्वेश्चन बनाता हूं, कहता है रिफ्लेक्टेंस किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो मैं देखो ऐसा दूंगा क्वेश्चन, मास पे, पोटेंशियल के ऊपर, पोटेंशियल और एनर्जी के ऊपर, और तीनों के ऊपर, मास पे भी, पोटेंशियल पे भी, बैरियर हाइट, पोटेंशियल का मतलब बैरियर हाइट, और एनर्जी पे भी। मास नहीं आ रहा, मास कैंसिल आउट हो गया है, यहां से यहां से यहां से यहां, मास पे है ही नहीं, ई पे कर रहा है और बी नोट पे कर रहा है। बात को सीख रहे हो नहीं सीख रहे। एक सवाल, आगे का क्वेश्चन सुनो, पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है, ई से 2e कर दिया जाता है, बैरियर हाइट को उतना ही रखते हैं, पोटेंशियल स्टेप बैरियर को उतना ही रखते हैं। कहता है बताएं रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पेन मत चलाना, कैलकुलेशन मैथ भी यही कहेगा जो मैं बोल रहा हूं, अगर एनर्जी बढ़ी तो संभावना है कि पार्टिकल ट्रांसमिट ज्यादा होगा, मैथ भी यही कहेगा। इसको कहते हैं बेसिक आईक्यू का इस्तेमाल करने से कभी मत चूको। कहता पोटेंशियल स्टेप की हाइट बढ़ा दी जाती है, रिफ्लेक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा होगा रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिट कम होने लगेगा। ऐसे क्वेश्चनों को इन्हें कहता हूं बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप था ये, है ही कुछ नहीं, आपने बेसिक आईक्यू यूज किया,
हाँ, गुणा भाग करने जाओगे तो समय लगाओगे। बेसिक आईक्यू को सदा यूज करो क्वेश्चन बनाने में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसी है, इनके मैं डिफरेंट एस्पेक्ट ले रहा हूं, क्या क्या आ सकता है, सब चीजों पे सोचा करो। हर लेक्चर की एक लाइन, जो कोई दिन ऐसा नहीं जाना जिसमें मैं हर लेक्चर में बोलता हूं क्या, इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। आपकी जीवन की ऊंचाइयां इमेजिनेशन तय करेगा, नॉलेज नहीं करेगी। आप कितना इमेजिन कर सकते हो। और ये लाइन कहां से कोट करता हूं, आइंस्टीन से। आपको लगातार क्या करते रहना है, सोचना है। सोचना ही तो है, रिसर्च कैसे आती है। आप क्या सोच रहे हो, रिसर्च कुछ और है। रिसर्च तो केवल टोटली किससे मिलती है, हमें इसी से आती है हमारी, क्या आप हम कैसे सोचते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन जो आप नहीं सोच रहे होगे, मैंने सोचा, और जिस पे मैंने फिर सोच के बताया कि क्वेश्चन आ भी चुका है। कहता है एक पार्टिकल ऐसा है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ या लैम्डा है, किसमें, रीजन नंबर 1 में, जहां पोटेंशियल 0 है। कहता है यहां हमारी लैम्डा गैस हो जाती है। कहता है इस लैम्डा गैस और लैम्डा में रिलेशन बताइए। लैम्डा गैस लैम्डा होगा, लैम्डा गैस लैम्डा से ज्यादा होगा, लैम्डा गैस कम होगा, और अभी तय नहीं हुआ है। बन गया क्वेश्चन। अब इस पे न्यूमेरिकल भी बनाता हूं कि क्वेश्चन करा दिए मैंने, आपको लगे एक ही रहा होगा कि एक कराया था पहले, लेकिन एक नहीं था, उसमें बहुत क्वेश्चन करा दिए थे मैंने। अब इस पे उठाऊंगा तो इस पे तुम्हें पता चलेगा, इस पे भी लाइन लगाएंगे क्वेश्चनों की। आपको करना क्या है, जो आ चुका है उसको रखना है, और फिर उस पर जितने एस्पेक्टों पर आप सोच सकते हैं सोचें। क्यों, क्योंकि वहां रिलेशन नहीं होंगे पेपर में बताने वाले। वहां थोड़ी बताऊंगा मैं कैसे करना है, वहां तो तुम्हें झेलना है। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाई दे रहा हूं, ऐसे ऐसे आएंगे क्वेश्चन, और जब आएंगे तो तुम याद करोगे कि सर ने पहले ही बता दिया था ये आने वाला है। क्या भूकंप सा आ गया भाई। लैम्डा बराबर H/P। लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। कभी ये कहने लगो कि एच आज कुछ और हो गया है, एच प्लांक कांस्टेंट ही रहना है, और पी मोमेंटम। और पी की वैल्यू क्या ले लें, फर्स्ट रीजन में लैम्डा, लैम्डा फर्स्ट कह दिया, पी की वैल्यू कर दी √2me। क्यों, एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, V 0 है तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो एनर्जी हो गई P²/2m। तो P² की वैल्यू 2me और P की वैल्यू √2me। मना करोगे, कोई अधिकार नहीं तुम्हें मना करने का, क्योंकि ऐसा ही होता है। अब आगे कहां जाओगे, सेकंड रीजन में क्या लिखोगे एनर्जी, यहाँ E हमारा कितना बना, P²/2m, V 0 होने से। यहाँ एनर्जी क्या बन गई, P²/2m प्लस V0। अब क्या मत कर देना यही काम, क्यों, यहाँ V 0 था इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, यहाँ V0 हो गई। तो सेकेंड रीजन में यहाँ P फर्स्ट किसको कह दे रहा हूं, ये P फर्स्ट था, मोमेंटम इन फर्स्ट रीजन। अब सेकेंड रीजन में क्या बनेगा, H/√, कितना 2m, और P बताओ कितना बना यहां से। सेकेंड रीजन में P² की वैल्यू कितनी बन गई बच्चों, 2m। बिल्कुल सही, यहां पर पुट कर दो, क्या वैल्यू आ गई। ये हमारे दोनों रीजन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले भी आ गए। अब देखो यहां से, ये वैल्यू ज्यादा या ये वैल्यू ज्यादा, सेकंड ज्यादा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा हूं, ये वैल्यू मेरे हिसाब से ये वैल्यू कम है, तो ये ज्यादा हो गई। तो लैम्डा सेकंड रीजन के अंदर ज्यादा होगा किससे, फर्स्ट से।
अब भी नहीं समझे बात? तो आप कहोगे सर ये तो मैथ से बताया, फिजिक्स बता दो। फिजिक्स बता ही देते हैं। जब पार्टिकल यहां से चला, उसके पास मोमेंटम क्या था? ज्यादा था, कम था इसके मुकाबले? यहां मोमेंटम ज्यादा था, यहां मोमेंटम कम हो गया। मोमेंटम ज्यादा का कम हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उल्टी चलती है मोमेंटम के। तो यहां मोमेंटम कम हुआ यहां के मुकाबले, तो यहां डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा हो गई। इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इसे भारी बनाते हैं। जो आया वो क्वेश्चन करा रहा हूं। अब क्वेश्चन दिया पेपर वाले ने कि यहां डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, यहां डी ब्रॉगली वेवलेंथ 2 लैम्डा हो जाती है। कहता V अपॉन E बताओ कितना होगा। बन गया क्वेश्चन। तो क्या कर दोगे? यहीं से डर गए, डरने लगे। बहुत सारों के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं, जैसे जन पता ना क्या आफत आ गई है। क्या आ गई वैल्यू? E माइनस वी तो यहां आ गया, और ना आया क्या? कुछ और आ रहा है? बताना भाई। या उल्टा लिख दिया? देखो भाई जल्दी से बताओ। देखो करके। चलो तो सीधा कर लो, क्या आफत आ गई? ऐसा कर दूं? अब सही है? दो ही संभावना थी और तीसरी तो कुछ है नहीं। अरे इसमें क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे कर दो, ये आपस में h के बराबर हो जाएंगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन h है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन h है, तो ये टर्म्स इसके इक्वल होगी। अब ये बिल्कुल सही है। हम पे दो विकल्प थे फिर, या तो हम इसका उल्टा लिख देते अगर हमने ऐसा लिख दिया था, नहीं तो सही कर लो। अब समझो, ये वैल्यू दे रखी है 2। कितनी दे रखी है वैल्यू? भाई ये 2 लैम्डा दे रखा है क्या? ये लैम्डा दे रखा है, तो 2 बराबर कितना कर दो? 4 कर दो इसे, बल्कि स्क्वायर लेके। 4 की वैल्यू कितनी हो गई? E अपॉन E माइनस वी हो गई। नहीं हुई या? अब 1 अपॉन 4 कितना हो गया? E माइनस वी अपॉन, ये कितना हो गया? 1 माइनस वी अपॉन ई। तो ना निकला क्या वी अपॉन ई? 3/4 आ गया। क्या चाह रहे थे? ये ना है, ई की वैल्यू 4/3 हो गई। निकाल पाए? नहीं निकाल पाए? अगर ई पूछता है, ई की वैल्यू हो गई 4/3v। वी ई के टर्म्स में पूछता है तो वी की वैल्यू हो गई 3/4e। इसी क्वेश्चन को देखो, अब इस पे एस्पेक्ट सोचो कितने पूछ सकता है। देखो कैसे एग्जामिनर चेंज करता है क्वेश्चन को। तुमने सोचा कि लैम्डा 2 लैम्डा आ गया है, तो देखो एग्जामिनर पर क्या विकल्प है। या तो इसी पैटर्न को पकड़ ले, क्या करे वो, यहां लैम्डा 2 लैम्डा की बजाय आपके लैम्डा 3 लैम्डा दे दे। यहां क्या कह दे, यहां डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इस रीजन में 3 लैम्डा हो जाती है, वी अपॉन ई की वैल्यू बताइए। कोई जानने की बात नहीं। क्या करना है फिर, इस एक्सप्रेशन में अगर फर्स्ट रीजन में लैम्डा कहता है, सेकंड में 3 लैम्डा कहता है, इसी पैटर्न से जाओ। यहां पे क्या वैल्यू हो जाएगी? 9 बराबर ई अपॉन ई माइनस वी। 1/9 इजकल टू 1 माइनस 1/e। 8/9 आंसर आ गया वी अपॉन ई की वैल्यू। बात समझ में आ गई? और हो सकता है लैम्डा 2 लैम्डा पे आ चुका, लैम्डा 3 लैम्डा पे आ जाए। तुमने कहा सर ने तो 3 लैम्डा और लैम्डा बताया था, मैं कहूंगा 4 लैम्डा भी कह सकता है। पैटर्न थोड़ी बदल रहा है, उसी से कैलकुलेशन बदलेगी बस। बात समझ में आ रही है? तुमने कहा सर क्या लैम्डा ही पूछेगा, मैं कहूंगा नहीं, कोई जरूरी नहीं। अब क्या उसके दिमाग में क्या आ गया, अब वेव वेक्टर कहने लगा, वेव वेक्टर बताओ। क्या वेव वेक्टर की रेशो दे दी? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, देखो कैसे 2 स्टेप ऊपर पूछ लेगा। कहता है फर्स्ट रीजन में एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है और उसकी एनर्जी E है, और m और E की न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। फिर कहता है इसका वेव वेक्टर निकालो क्या होगा।
तो क्या करना, पहले P इजकल टू √2mE से मोमेंटम निकाल लेना, और P की जगह पर फिर क्या कर देना, H कट के इजकल टू √2mE कर देना, और H कट को इधर ले आना, M दिया होगा, E दिया होगा, K पूछ लेगा, यहाँ से सॉल्व कर देना। हाँ जी, कुछ रह गया? अभी तो मैं बात करूंगा, उस पर भी करूंगा बात, उस पर भी बात कर लेंगे। उसके वजह से मुझे चांस कम लग रहे हैं, लेकिन पूछने को पूछ कुछ भी सकता है। मैं तो सबसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा होता हूं। मोस्ट प्रोबेबल जिनकी बहुत ज्यादा उम्मीद है। ऐसा मत सोचना कि अब इस पे स्कोप खत्म हो गए क्वेश्चनों के, स्कोप तो चलते ही रहेंगे। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहां से यहां जाने पे बढ़ी, एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। अगर वो आपसे कहता है मोमेंटम पे क्या प्रभाव पड़ा, तो मोमेंटम यहां के मुकाबले यहां कम हो गया। दो चीज तो ये क्लियर हो। उसके अलावा हमें दूसरी दो चीजें ये बिल्कुल क्लियर हो कि अगर एनर्जी पार्टिकल की बढ़ेगी तो ट्रांसमिटेंस बढ़ेगा और रिफ्लेक्टेंस कम होगा, एक ये पता हो। अगला क्या होगा, अगर बैरियर हाइट बढ़ेगी तो रिफ्लेक्टेंस हमारा बढ़ेगा, ट्रांसमिटेंस कम होगा। अगली चीजें इंपॉर्टेंट है, R+ की 1 होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन E और V देगा या उनके बीच रिलेशन देगा, तो हम रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिटेंस कैसे निकालें वो पता हो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे अप्लाइड क्वेश्चंस कैसे हम लेके चलते हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। वेव वेक्टर पूछता है तो हम कैसे निकालें, तो क्या करें, पहले कई बार मास इलेक्ट्रॉन दे दिया या कोई भी पार्टिकल दे दिया, एनर्जी दे दी, तो उसका पहले मोमेंटम निकाल लें, और फिर लैम्डा बराबर h/p से डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लें। के पूछता है तो उसके बाद के को 2π/λ कर दें। ये स्टेप आपको पता ही होने चाहिए। और एक अब महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो मैं इसमें और डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या करूंगा, यहां से हम EMT पे कैसे जाते हैं, EMT पे, और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कैसे समझें। मेरा फेवरेट पोर्शन है ये, जहां पे मैं अब हूं, और मुझे नहीं पता तुम पसंद तुम्हें आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि मुझे सबसे अच्छा लगता है इस कंसेप्ट को समझाना, जिसे मैं अब समझाने जा रहा हूं कि हम क्वांटम से EMT पे कैसे अप्रोच करते हैं। इन्हीं रिजल्टों को हम क्वांटम में चल रहे थे, अब सब क्वांटम लगा रखी थी, और क्वांटम से एकदम EMT में ले जाऊंगा तुम्हें। देखो कैसे ले जाते हैं। R और T का ये मैं थर्ड एप्लीकेशन कहूंगा, और आज के लेक्चर की सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं इसे कहूंगा। तो मैंने 3 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लगा दिया है कि मल्टीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट का मेरा मतलब यही होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। देखें कैसे हम जाते हैं। R और T के फॉर्मूले पे आप मना नहीं कर सकते, आपको ये अधिकार सब खत्म कर दिए गए हैं कि R और T का फॉर्मूला ये कहां से आता है। आप आज के बाद मुझसे क्या नहीं पूछोगे, ये नहीं पूछोगे R ये क्यों होता है, T ये क्यों होता है, ये सब खत्म। बेसिकली पता है क्या होता है, टीचर तुम्हारे अधिकार क्षेत्र को समाप्त करता चाहता है कंसेप्चुअली। कैसे, तुम्हें बता दिया भाई ऐसे आता है। अब ध्यान दें, यहां P1 क्या था, P1 बताएं। फिजिक्स में P की वैल्यू mv1 है, मना करोगे। और P2 की वैल्यू क्या है, mv2। क्या कह दिया, पार्टिकल की यहां वेलोसिटी v1 है, या पार्टिकल की वेलोसिटी इस रीजन में कितनी है, v2। अब v की वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, v की वैल्यू हमारी रहती है C/n1 v1, नहीं जानते। और v2 की वैल्यू क्या होती है, C/n2। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें नहीं पता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n बराबर C/v। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये मत कहना C क्या है सर, सारा सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ, n1 यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखें ध्यान से,
इन दोनों वैल्यूओं को इस एक्सप्रेशन में इसमें जाके रख दो। बताओ क्या आया? R इक्वल टू, क्या किया मैंने, m तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, पहले क्या कर दो, mv1 माइनस mv2 अपॉन, क्या आया बच्चों, mv1 प्लस mv2, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर, और t में भी सेम कर दो, 4mv1 mv2 अपॉन mv1 प्लस mv2, और इस पूरे का क्या कर दो, होल स्क्वायर। तो यहां से रिफ्लेक्टेंस हमारा क्या बन गया, m तो देखो मैं ही कैंसिल आउट कर देता हूं, v1 की जगह पर रख दो बच्चों c अपॉन n1 माइनस c अपॉन n2 अपॉन c अपॉन n1 प्लस c अपॉन n2, और इसका पूरे का क्या कर दो, होल स्क्वायर, और t में भी क्या कर दो, 4c अपॉन n1 c अपॉन n2 अपॉन c अपॉन n1 प्लस c अपॉन n2, और इसका होल स्क्वायर। रिफ्लेक्टेंस में सुनना चाहता हूं n2 माइनस n1 अपॉन और r प्लस टी फिर से क्या, मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट r प्लस टी को 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाया जा सकता है। ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में अप्रोच थी, और क्वांटम से कहां आ गए, EMT में आ गए। कहोगे सर क्वेश्चन बताओ, अब दोनों चीजों की मैं, अब देखो इसमें मैं 5-7 मिनट तो मैं बोल रहा हूं, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बोलने वाला हूं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जब लाइट रेज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां पे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होते हैं। क्या कहते हैं हम, जब लाइट रेज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है, वहां कहते हैं लाइट जो है वो दूसरे माध्यम में जाती है और उसी माध्यम में वापस लौटती है। उसी माध्यम में जो वापस लौटती है वो रिफ्लेक्टिव वेव होती है, दूसरे माध्यम में चली जाती है वो ट्रांसमिटेड वेव होती है। वहां हमें क्या पता चलता होता है, ध्यान देना मेरी बात को, पेनों को रोक देना, पेनों को रोकना, थोड़ी देर मुझे सुन लो ध्यान से। यहां अगर मैं n2 को n1 के इक्वल कर दूं कुछ देर के लिए तो मेरा रिफ्लेक्टेंस 0 हो जाए। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि रिफ्लेक्टेंस का कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग अलग होने के कारण होता है। लाइट रेज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो रिफ्लेक्ट इसलिए होती है क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था जिस माध्यम में जा रही है, और जिससे जा रही है उसका अलग अलग है। देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन एट ऑल, कब, व्हेन देयर इज नो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज ने क्या कर दिया, रिफ्लेक्टेंस बढ़ा दिया। ये बात कहां कह रहा हूं, ये कह रहा हूं EMT में जाके लाइट के लिए। ये चीज यहां पे क्या कह रहा हूं कि एक पार्टिकल आराम से जा रहा था, फ्री पार्टिकल, वो फ्री बना रहता, रिफ्लेक्टेंस बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं आता। क्या किया, किसने कर दिया, बीच में एक बैरियर आ गया, पोटेंशियल स्टेप आ गया, उस पोटेंशियल ने क्या कर दिया, रिफ्लेक्टेंस कर दिया। वहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस बैरियर की हाइट को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा तो मेरा रिफ्लेक्टिव पोर्शन बढ़ता जाएगा। यहां क्या कह रहा हूं, अगर लाइट रेज एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो जितना उनमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी रिफ्लेक्टेंस की रिफ्लेक्ट होने का पोर्शन बढ़ता जाएगा। तो बोथ आर एनालॉगस फिनोमेना। अगर हम इसके एनालॉगस पोटेंशियल एस्केप को यहां पे समझना चाहते हो तो पोटेंशियल एस्केप का सिंपलेस्ट मतलब यह है कि यहां पे माध्यम 2 बन गए। माध्यम 1 जब पार्टिकल चल रहा था फ्री, उस पर कोई पोटेंशियल काम नहीं कर रहा था। माध्यम 2 जब उस पर पोटेंशियल काम करने लगा तो दो माध्यम अलग अलग हो गए। यहां क्या कह रहा हूं, लाइट रेज एक माध्यम से जाती है दूसरे में जाती है तो 2 अलग अलग माध्यम हो गए।
तो दोनों एनालॉगस फिनोमेना हो गए। यहां कनेक्टिविटी किससे है? एनर्जी और पोटेंशियल से। यहां कनेक्टिविटी किससे है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अगर आप वापस जाना चाहते हो इसी रिजल्ट पे, तो इन स्टेपों को जहां से चले थे इन्हें वापस लौटाते चले जाना। ऐसे चले जाना, ऐसे जाना वापस। पहुंचे? क्यों जी? अब मेरे पास क्या था? तुम कहोगे सर इन रिजल्टों से यहां ले आओ। ले आऊंगा मैं, पीछे के स्टेपों को रिवर्स करते चले जाओ, रिवर्स गियर डाल दो। जब तुम इधर से इधर आना सीख गए हो तो इससे पीछे वापस जाना भी सीखो। जब आप इधर से इधर आ रहे हो तो क्वांटम ईएमटी पहचान कर रही है। जब ईएमटी से क्वांटम पे जा रहे हो, ईएमटी क्वांटम पहचान कर रही है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जब हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया था तो सहारा ईएमटी का ही दिया था। यहां से हमें यह सीखने को मिलेगा कि ईएमटी और क्वांटम दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। जहां जिसकी मदद की जरूरत होती है वहां एक दूसरे की मदद ले लेते हैं। तो जीवन से ये सीखो कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। क्या हैं? डिपेंडेंट हैं। जहां जिसका फायदा हो रहा हो भाई उठा लो। अगर कल को ईएमटी ये कहने लगे क्वांटम से क्या कि तेरे पे एहसान है मेरा, तो है उसका एहसान। क्यों? फिजिकल इंटरप्रिटेशन वेव फंक्शन का उसके बगैर आया ही नहीं। तो फिनोमेनाओं की एनालॉगसता और लिमिटेशंस, फिनोमेनाओं की आपस में कैसे कोरिलेट होती हैं, ये एक अच्छा फिजिसिस्ट बनाती हैं। अब फिर मुझसे कहोगे सर क्वेश्चन फिर बता दो इस पर। ये तो इतना ज्यादा पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। n2 n1 देता है, रिफ्लेक्टेंस पूछ लेता है, कहता है एक लाइट रेज फ्री स्पेस से जाती है और एक ऐसे माध्यम में जाती है जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। अब कहता है रिफ्लेक्टेंस बताओ, तो क्या करना है? n1 की वैल्यू को 1 रख दो, n2 को 3/2 रख दो, वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो यही चीज ऐसे नहीं पूछेगा, कहेगा रिफ्लेक्टेंस का कारण बताओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज कारण है। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा अगर हमारा कोई पार्टिकल माध्यम है, माध्यम पार्टिकलों से मिलकर बना है, तो डेंसर माध्यम का मतलब होता है जब पार्टिकल क्लोज आ गए तो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया। पार्टिकल दूर दूर थे जहां से लाइट रेज गुजर रही थी, वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, रेयर से डेंसर में जा रही है। बात को समझ रहे हो? कहीं ना कहीं सब फिजिक्स आपस में जुड़ती हैं। जब आप उन चीजों को सब जोड़ने लग जाओगे तो तुम वहां पे होगे कि सारे जो दही देवता सब हैं सब एक ही तरफ को ले जाते हैं। अब उसे कोई कुछ भी कह दे, ये क्वांटम मैकेनिक्स, ईएमटी और सब ये कह रही हैं, रास्ता हमारे डिफरेंट हो सकते हैं चीजों के, लेकिन सबका कंक्लूजन है। जब आप ईएमटी में कह रहे होते हो तो कहते हो रिफ्रैक्टेंस का कारण क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कारण है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग अलग होना। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में कह रहे होते हो तो कह रहे होते हो कारण कुछ नहीं है, पार्टिकल की अपनी एनर्जी है और बैरियर कारण है। बैरियर जो होते हैं जब लगते हैं, और अगर तुम दोनों को कोरिलेट करो तो जब डेंसर माध्यम होता तो ज्यादा ही तो बैरियर है, तो अपने आप वापस करेगा पोर्शन को। जब आप चीजों को ऐसे लेके समझना शुरू कर दोगे तो एक अच्छे फिजिसिस्ट बनना शुरू कर दोगे। चीजों थिंकिंग से चलती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर में डिलीवर कर रहा था, अप्लाइड कंसेप्ट बता रहा था, इस पर जरूर कर लें क्वेश्चन। n1 n2 की वैल्यू, t की वैल्यू, कंसेप्ट वही लगेगा, r + t = 1। यहाँ पे क्या हिसाब दे रहे हैं इसको भी सुन लें। यहाँ पे हिसाब हम ये दे रहे हैं कि जब कोई लाइट वेव आती है उसके पास जो एनर्जी है वो दो जगह बट जाती है, या तो ट्रांसमिटेड एनर्जी में जाती है, दूसरे माध्यम में गई, या रिफ्लेक्टेड में आती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का हिसाब दे रहे हो इसमें। जब आप इसमें जा गए हो या रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिटेंस वहां कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कह रहे हो कि जो पार्टिकल की कुल प्रायिकता है वो सदा 1 होती है। जब पार्टिकल आया उसकी ओवरऑल प्रायिकता 1 है। अब अगर उसका रिफ्लेक्टेंस बढ़ रहा है तो ट्रांसमिटेंस घटेगा, नेट प्रायिकता तब भी 1 रहेगी। तो वो मैटर कंजर्वेशन को कंफर्म कर रहा होता है वो कंसेप्ट, और ये एनर्जी कंजर्वेशन को कर रहा होगा। लेकिन मैटर कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन कहीं ना कहीं एनालॉगस होंगे, क्योंकि अगर मैटर का को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में नहीं बदला गया है तो एक ही समय पर मैटर कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों होल्ड करते हैं। कुछ बड़ी बात बोल गया मैं? अगर क्या हो रहा है, मैटर का मतलब जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं,
अगर वो खत्म नहीं हो रहे हैं तो वो भी कंजर्व रखेंगे और जो उनकी एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी। लेकिन आप ये भी मत सोचना कि R+T1 सदा रहेगा। एक वक्त होता है R+T+A। ए का मतलब होता है एब्जॉर्बेंस। पता चला बाउंड्री ने, तुमने फोटोन पे लगा दी थ्योरी, पता चला R+T आपने 1000 पार्टिकल डाले थे, पता चला 996 हिसाब में आ रहे हैं ओवरऑल के बाद, तो 4 का हिसाब कहां दोगे? कहोगे बाउंड्री पी गई उन्हें, बाउंड्री ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये एक्सप्रेशंस आप ये मत सोचना कि फुल और फाइनल है। ये जब है जब बाउंड्री अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रही, जो आता है उसे जाने देती है। लेकिन अगर बाउंड्री ने पार्ट प्ले करना शुरू किया तो R+T+A = 1 बन जाएगा। ये आपके लिए बहुत हाई लेवल की फिजिक्स तक पहुंचा दिया मैंने तुम्हें। R+T+A = 1 कब लगेगा? जब बाउंड्री ने एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया, और बाउंड्री का कोई रोल नहीं है, ये 0 है, तो R+T1 रहेगा। चलो जी, मुझे लग रहा है कि अब तुम थक गए हो, तो तुमने लेक्चर एंजॉय कर लिया होगा। और 2 टॉपिक्स मैं कवर कर रहा था आज, एक पोटेंशियल स्केप और फिर पोटेंशियल स्केप की अप्लाइड प्रॉब्लम्स। और इसमें कहाँ ले गया तो मैं क्वांटम से EMT, EMT से क्वांटम, और कहाँ समापन कर रहा हूँ कि R+T1 सदा वैलिड नहीं है, R+T+A = 1 सदा वैलिड है। और ये क्या है? एब्जॉर्ब, जो बाउंड्री होती है उस पर एब्जॉर्ब। जैसे आपसे कहा जाए कि देखा गया कि फोटोन जितने इंसिडेंट हुए थे वो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के सम के बराबर नहीं आ रहे, तो तुम्हारे पास एक ही जवाब होगा, वो बाउंड्री ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अगर बाउंड्री एब्जॉर्ब नहीं करती तो सदा सदा सेम ही आएंगे। फिजिक्स हर चीज का हिसाब देती है। फिजिक्स की मान्यता इसमें है कि उसके पास हर चीज का हिसाब है, और अगर हिसाब नहीं देती तो फिर अपनी लिमिटेशंस में बताती है कि हमारी ये लिमिटेशंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को, लेक्चरों को एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।